डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। वही मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसे तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलते हैं। हॉस्पिटल में भी सब उससे कितना डरते हैं और अब देखो, ये तो ऐसे प्रीटेंड कर रहा है कि जैसे उससे ज्यादा स्वीट कोई है ही नहीं। अभिमन्यु भी अब की बार जेलेस हो गया और उसने अपने खाली हाथ को देखा जिसमें अब थोड़ी देर पहले शौर्या का हाथ था। तुमने उसे किस क्यों की? मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभिमन्यु की मेरी बहन अब छोटी है, सो तुम उससे दूर रहो। शिव का ध्यान अब जाकर अभिमन्यु की तरफ गया और उसने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, देख मत ऐसे, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं मेरी बहन की शादी तुझसे नहीं कराऊंगा, लेकिन उसे थोड़ा बड़ा तो होने दे। वैसे भी तुझसे अच्छा लड़का मेरी बहन को कहीं नहीं मिलेगा। बट स्टीव, वो अभी छोटी ही है, शिव ने फिर एक बार कहा और अभिमन्यु ने ना में सर हिला दिया। शट अप शिव, अभिमन्यु कहकर रूथ गया उस साइड चला गया और शिव भी उसके पीछे पीछे गया। रूथ शौर्या को लेकर किचन में चला जहां मृणाल जी और संजीव जी एक साथ मिलकर शौर्या के लिए कुकिंग कर रहे थे। वो दोनों तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, रूथ ने धीरे से कहा और शौर्या के आंखों में चमक आ गई। मेरे लिए? उसने खुश होते हुए सवाल किया और मृणाल जी और संजीव जी दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए, तुम हमारी बेटी। मृणाल जी कहते ही रुक गई और फिर अपनी बात बदलकर उन्होंने फिर से कहा, तुम हमारी बेटी जैसी हो और बीमार भी हो, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा सा हेल्थी सा बना दूं। मृणाल जी की बात सुनकर शौर्या के ओठों पर की स्माइल जम सी गई थी, लेकिन फिर से वो मुस्कुराए और उसने हाँ में सर हिला दिया। उनके आंखों में की बेबसी वो देख सकती थी और वो सोच में गिर गई कि आखिर क्यों उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि वो उनकी बेटी है। बॉस, आप अभी अभी इतनी बीमार थी, शायद इस वजह से वो डर रहे हैं कि ये न्यूज़ सुनकर कहीं आप हाइपर ना हो जाए और आपको कुछ ना हो, सो इसीलिए उन्होंने आपको ये नहीं बताया, चिका ने कहा और शौर्या अब सच्चे दिल से मुस्कुराई। उसके पेरेंट्स उसकी सच्ची फिक्र करते ही ये बात उसे कितना खुश कर गई थी, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता था। थैंक यू, आप बहुत स्वीट हो, शौर्या धीरे से बोली और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसके तरफ देखता रह गया। उसने कुछ सोचा और वो अंदर आ गया। प्रिंसेस, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कम, अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ किया और अगले ही पल शौर्या ने उसका हाथ थाम लिया। आंटी, अंकल आप भी बाहर आइए, अभिमन्यु ने उन दोनों को भी आने को कहा और शेफ की तरफ इशारा करके खाना देखने को कह दिया। वो सब लिविंग एरिया में आ गए और अभिमन्यु ने शौर्या को उसके साथ बिठाया। इस लॉकेट को पहचानती हो? अभिमन्यु ने किसी से कहकर शौर्या का लॉकेट मंगवा लिया था। शौर्या ने उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया और धीरे से हाँ में सर हिलाया। वो पहचानती थी उस लॉकेट को और अभिमन्यु की बात सुनकर उसे समझ भी आ गया कि अभिमन्यु अब उसे उसके फैमिली को सच्चाई बताने वाला है। बाबा ने कहा था कि ये मेरे असली परिवार ने मुझे दिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने इस लॉकेट के ओनर को ढूंढने की कोशिश की, बट फिर उस वक्त उन्हें मेरी हेल्थ की सबसे ज्यादा फिक्र थी, तो उन्होंने फिर मेरे तरफ ही ध्यान दिया और वो बात पीछे ही छूट गई। शौर्या जवाब देते हुए बोली, सौरभ जी ने एक बार ट्राई किया था कि वो शौर्या के असली फैमिली को ढूंढने का, बट उसकी कमजोरी की वजह से वो उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और फिर आगे जाकर उन्होंने वो कोशिश करना छोड़ दी। शौर्या से काफी लगाव हो गया था उन्हें और वो उसे खोना नहीं चाहते थे, सो उन्होंने उस ढूंढने की कोशिश छोड़ दी। तुम सही हो, ये लॉकेट तुम्हारे रियल फैमिली ने ही मुझे दिया था और इसमें लगा ये जेम दिखने में भले ही हमसा नकली सा दिखता हो, लेकिन ये एक रेयर जेम है और जब मैंने इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि ये जेम बुंदेला फैमिली की निशानी है, उनका खानदानी जेम जो उन्होंने उनके घर की बेटी को उसके जन्म के वक्त पहनाया था। अभिमन्यु ने कहकर शौर्या के चेहरे की तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि शौर्या हाइपर हो, इसीलिए वो उसे ध्यान से देख रहा था, बट उसे शौर्या के चेहरे पर सिर्फ एक्साइटमेंट ही दिखाई दी। आप मन क्या आपने मेरी फैमिली को ढूंढ लिया? शौर्या सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद भी उसने एक्साइटमेंट से पूछा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। शौर्या, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। अभिमन्यु उसे नॉर्मल देख काफी खुश हो गया और उसने बिना कोई झिझक के उसे सब बता दिया और शौर्या की नजरें मृणाल जी और संजीव जी के तरफ गई। क्या सच में आप मेरे मम्मा और डैड हो? शौर्या उनके मुंह से सुनना चाहती थी और उसने उम्मीद से उनके तरफ देखा। हाँ बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हमारी बच्ची जो हमसे बिछड़ गई थी, मृणाल जी ने रोते हुए ही कहा और शौर्या सीधे उठकर उनके गले लग गई। कितना तरस रही थी वो उन्हें गले से लगाने के लिए और उनके गले लगते ही उसकी पूरी तड़प दूर हो गई और उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। मृणाल जी की आंखों से भी आंसू बहने लग गए और उन्होंने शौर्या को उनके आगोश में छिपा लिया। मेरी शौर्या,
मेरी बेटी मृणाल जी रोते हुए बोली और उसे अपने आप से थोड़ा सा दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उन्होंने उसके माथे पर ओट टिकाकर फिर से उसे अपने बाहों में भर लिया। मम्मा, शौर्या धीरे से बोली और बस उसके मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर वो और इमोशनल हो गई। और एक बार कहो बेटा, फिर से एक बार मुझे मम्मा कहो, मृणाल जी ने इमोशनल होते हुए कहा और शौर्या ने मुस्कुराकर फिर से उन्हें मम्मा कहकर पुकारा। मैं भी हूँ बेटा, तुम्हारा डैड, संजीव जी बोले। उनकी बेटी सिर्फ उनकी बीवी के गले लगी थी, उन्हें प्यार कर रही थी। ये बात उन्हें भी थोड़ा सा जेलस कर गई और उन्होंने खुद से ही कहा डैड। उनकी बात सुनकर शौर्या ने उन्हें पुकारा और उसने गले लग गई और बस संजीव जी का दिल सुकून से भर गया। जिस मीठी आवाज में शौर्या ने उन्हें पुकारा था ना, उसे फिलकर उन्हें एहसास हुआ कि बेटियां होना कितना लकी है। उनके तीनों बेटे शिवाय, रुद्राय और ओमकारा, वो भी उनकी काफी इज्जत करते थे और उतना ही उनसे प्यार भी करते थे। बट जो मिठास एक बेटी की पुकार में होती है ना, वो बेटों में कहाँ होती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो शौर्या, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। बहुत बुरा डैड हूँ मैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, बट तुम मिली ही नहीं। और फिर उस किशोर ने बताया कि उसने तुम्हें मार कर जंगल में फेंक दिया। मैं टूट गया था बच्चू, मैंने तुम्हें जंगल में भी ढूंढा, बट तुम नहीं मिली और फिर मुझे लगा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। सॉरी बेटा, सो सॉरी, संजीव जी रोते हुए ही बोले और उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी काफी इमोशनल हो गए। रोए मत डैड, और जो भी हुआ शायद वो अच्छे के लिए ही हुआ हो। बाबा कहते थे कि हर एक चीज होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। भगवान हमें जितने दुख देता है ना, उससे कई ज्यादा खुशियां हमारी जिंदगी में लिखता है। बस हमें हिम्मत के साथ उस इम्तिहान को पार करना होता है, और जब हम उसमें पास हो जाते हैं ना, तब वो हमें ढेर सारी खुशियां देता है। और हम सब उनके एग्जाम में पास हो गए और अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी हमारे जिंदगी में। शौर्या उन्हें समझाते हुए बोली, मेरी प्यारी सी शौर्या, जितनी प्यारी तुम हो ना, उतनी ही प्यारी तुम्हारी बातें भी है मेरा बच्चा। संजीव जी ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और उसके माथे पर ओट रख दिए। डैड, हम भी है यहाँ। रूथ की आवाज और उसके बातों में की जेलेसी महसूस करके शौर्या गाल ही गाल में मुस्कुराई। मतलब यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक सब सुपर पजेसिव और जेलेस होने वाले थे। पहले अभिमन्यु के साथ देखकर उसके दोनों भाई जेलेस हो रहे थे, फिर से उसे उसके मोम के साथ देखकर उसके डैड थोड़े जेलेस हो गए और अब फिर एक बार उसके दोनों भाई उनके अपने ही मोम डैड से जेलेस हो गए। भाई, शौर्या ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा और रूथ आगे आ पाता उससे पहले ही शिव आगे आया और उसने शौर्या के सर पर हाथ रख दिए। मैं शिवाय हूँ शौर्या, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई, शिव ने कहा और शौर्या उठकर उसके भी गले लग गई। शिव ने भी उसे आराम से अपनी बाहों में लिया और उसके सर पर हाथ फिराने लग गया। तुम अब फिक्र मत करना मेरी प्यारी बहना, तुम्हें अब कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश भी पूरी करेगा। शिवाय ने नम आंखों से ही कहा। शौर्या के साथ कैसा सलूक होता था ये जानने के बाद उसे काफी बुरा लग रहा था। बुंदेला फैमिली इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की टॉप 10 फैमिलीज में से एक थी। टॉप 10 नहीं बल्कि एशिया की नंबर 2 सबसे ताकतवर फैमिली थी। राठौड़ फैमिली नंबर 1 पोजीशन पर थी, लेकिन उन दोनों फैमिली में कुछ ज्यादा डिस्टेंस नहीं था और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उनकी प्यारी से छोटी सी बहन को इतना कुछ सहना पड़ा। वो कुछ भी नहीं कर पाई। ये सोच कर ही उसका खून खौल उठ रहा था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी बहन की हिफाजत में वो कुछ भी कमी नहीं रखेगा और उसे बहुत प्यार देगा। अगर वो बिगड़ भी गई ना तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसकी हर एक जायज नाजायज डिमांड वो पूरी करेगा। मैं भी हूँ यहाँ, रूथ ने उनके पास आकर कहा और शौर्या अब जोर से खिलखिला उठी। कितनी जेलेसी उसके बातों में, और उसे ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर वहां मौजूद सबके ओठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। मेरी बहना, रूथ ने उसे सीधा अपने गले से लगा लिया और उसके बालों पर हाथ फिराते हुए प्यार से बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट मैं अब प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें अब हम शिकायत का एक मौका नहीं देंगे और इतने सालों में जो भी प्यार तुम्हें नहीं मिला है वो सारा प्यार देने की पूरी कोशिश करेंगे। रूथ की आंखों भी नाम थी और शौर्या वो तो खुशी के सातवें आसमान पर थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि उसे एक फैमिली मिले, उनका प्यार मिले, और आज वो चाहत पूरी हो गई थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसे उसकी अपनी फैमिली मिलेंगी। वो तो बस उस कैदे से निकलकर अपना घर बसाना चाहती थी और उसका जो भी हमसफर होगा उसकी फैमिली को अपना मानकर उनसे प्यार करना चाहती थी। बट रिबर्थ के बाद उसके लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसका इंतजार कर रही थी और उसे इतनी अच्छी फैमिली मिली थी। मैं भी शौर्या, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी चीज की कमी आने नहीं दूंगा, शिव ने भी कहा और दूसरी साइड से शौर्या को गले लगा लिया।
हम भी, उसके मोम डैड भी उसके पास आ गया और उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा फैमिली हग किया। शौर्या की मुस्कान और भी बढ़ गई और उसने एक नज़र अभिमन्यु को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर शौर्या और भी मुस्कुरा उठी और अभिमन्यु की स्माइल भी बढ़ गई। चलो अब हम खाना खाते हैं, मैंने अपने हाथों से मेरी बच्ची के लिए खाना बनाया है, फिर हमें हमारे घर भी तो जाना है, मृणाल जी ने कहा और उनकी बात सुनकर शौर्या और अभिमन्यु के ओठों पर की स्माइल गायब हो गई। मेरी प्रिंसेस मुझसे दूर जाएंगी अब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला और सोचकर ही उसके सीने में हल्का सा दर्द उठा। मन से दूर जाना पड़ेगा, ये ख्याल तो मेरे दिल में ही नहीं आया। शौर्या भी दिल ही दिल उदास हो गई और तभी मृणाल जी उसे डाइनिंग टेबल के तरफ लेकर जाने लग गई। उसने मुड़कर अभिमन्यु को देखा और उनके साथ आगे बढ़ गई। वैसे मैं तुझे ये बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे घर के ठीक सामने वाला बंगलो जिसमें मिस्टर चड्डा रहते थे, मैंने उन्हें एक ऑफर देकर परमानेंटली लंदन शिफ्ट होने के लिए कहा है। एंड गेस व्हाट, वो मान भी गए। हाँ, लेकिन वो बंगलो वो बेचने के लिए रेडी नहीं है। अब तुम देख लो, तुम अगर उसे खरीद सको तो। शिव बोला और वो भी उसके मोम डैड के पीछे चला गया। सिर्फ शर्त ये रहेगी कि हमारी बहना से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखो और हाँ, उस छिपकली को भी उससे दूर रहो, रूथ ने भी कहा और उसकी बहना की तरफ मुड़ गया और अभिमन्यु ने तुरंत ही अपना फोन निकाल कर लियो को ऑर्डर दे दी कि वो घर खरीद ले और उसके दोनों कमीने लेकिन उतने ही अच्छे दोस्तों की तरफ मुस्कुराकर देखा। एपिसोड 22, मेरी प्रिंसेस मुझसे दूर जाएंगी अब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला और सोचकर ही उसके सीने में हल्का सा दर्द उठा। मन से दूर जाना पड़ेगा, ये ख्याल तो मेरे दिल में ही नहीं आया। शौर्या भी दिल ही दिल उदास हो गई और तभी मृणाल जी उसे डाइनिंग टेबल के तरफ लेकर जाने लग गई। उसने मुड़कर अभिमन्यु को देखा और उनके साथ आगे बढ़ गई। वैसे मैं तुझे ये बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे घर के ठीक सामने वाला बंगलो जिसमें मिस्टर चड्डा रहते थे, मैंने उन्हें एक ऑफर देकर परमानेंटली लंदन शिफ्ट होने के लिए कहा है। एंड गेस व्हाट, वो मान भी गए। हाँ, लेकिन वो बंगलो वो बेचने के लिए रेडी नहीं है। अब तुम देख लो, तुम अगर उसे खरीद सको तो। शिव बोला और वो भी उसके मोम डैड के पीछे चला गया। सिर्फ शर्त ये रहेगी कि हमारी बहना से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखो और हाँ, उस छिपकली को भी उससे दूर रहो, रूथ ने भी कहा और उसकी बहना की तरफ मुड़ गया और अभिमन्यु ने तुरंत ही अपना फोन निकाल कर लियो को ऑर्डर दे दी कि वो घर खरीद ले और उसके दोनों कमीने लेकिन उतने ही अच्छे दोस्तों की तरफ मुस्कुराकर देखा। वो सब डाइनिंग टेबल के पास आ गए जो फिलहाल में अलग अलग चीजों से सजाया गया था। अपने सामने इतना सारा खाना देखकर शौर्या के आंखों में चमक आ गई। वेल, उसे रिबर्थ के बाद काफी सारी चीजें पसंद आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे यहाँ का खाना पसंद आया था। एंड वो हर वक्त का कहना बहुत एंजॉय करती थी और अब तो उसके मोम डैड ने खुद उसके लिए कुछ बनाया था जो देखने से और खुशबू से ही इतना अच्छा लग रहा था कि शौर्या के आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया। ये लो बच्चा, मृणाल जी ने अपने हाथों से उसे कहना सर्व किया और संजीव जी भी कहाँ पीछे रहे, उन्होंने भी उसे अपने हाथों से परोसा। उन दोनों ने लगभग उसकी पूरी प्लेट्स ही भर दी और फिर मृणाल जी ने एक बीत उठाकर उसके ओठों के पास ले गई। शौर्या ने जल्दी से वो बाइट खाया और सुकून से उसकी आंखों बंद हो गई। खाना जितना लजीज था ना, उतने ही प्यार से भरा हुआ था, ममता से बहरा हुआ था और उस वजह से उसकी टेस्ट लाख गुना बढ़ गई थी। कैसा है, तुम्हें पसंद आया ना, मृणाल जी ने प्यार से उससे पूछा और शौर्या ने जल्दी जाली हाँ में सर हिला दिया। बहुत टेस्टी है मम्मा, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। यमी है, शौर्या ने तारीफ करते हुए कहा और फिर से अपना मुंह खोल दिया और मृणाल जी ने नाम आंखों के साथ उसे फिर एक बाइट खिला दिया। उसे खाना नहीं दिया जाता था, दो तीन दिन तक भूखा रहना पड़ता था और बासी बचा हुआ खाना ही खाने को मिलता था। ये बात उन सबको पता चली थी और शौर्या की अब की बात सुनकर उन सब की आंखों में नमी आ गई। यहाँ वो इतने ऐशो आराम से रह रहे थे और उनकी बेटी, उनकी बहन वहाँ कितना दर्द उठा रही थी, सोचकर सबके दर्द में डूब गया। मेरी प्रिंसेस, मेरे हाथ से भी खाएंगी क्या, संजीव जी ने नम आंखों से किसी तरह से कहा और शौर्या की नजरें उनकी नम आंखों पर चली गई। हम खाऊंगी, लेकिन अगर आप रोएंगे तो मुझसे खाया नहीं जाएगा डैड, शौर्या धीरे से बोली और संजीव जी ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसे उनके हाथों से खिलाया। शिव और रुद्र भी एक एक कर उसे खिलाने लग गए और अभिमन्यु दूर से ही उसके प्रिंसेस के होते हुए लाड देखने लग गया। उसके चेहरे पर का सुकून, आंखों में की खुशी, सबको देखकर अभिमन्यु काफी अच्छा फील कर रहा था। मैं चाहता हूँ प्रिंसेस कि तुम्हें सबका प्यार मिले, एक पूरे परिवार का प्यार, और उसलिए मैं तुम्हारा कुछ सालों तक इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम खुश रहो, अभिमन्यु ने दिल ही दिल कहा और उसे देखकर मुस्कुराया। शौर्या इन कुछ दिनों में उसकी जीने की वजह बन गई थी।
बहुत पजेसिव हो गया था वो उसके लिए और वो उसे हमेशा के लिए अपने बाहों में छिपा कर रखना चाहता था। मगर शौर्या की अब की खुशी को देखकर उसने सोच लिया कि वो वही करनेगा जो शौर्या चाहेंगी और उसे हर एक वो खुशी देगा जिसके लिए वो बचपन से तपी है, तरसी है। एक एक कर उसे वो चारों अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और शौर्या मुस्कुराकर खा रही थी। बच बच में उसकी नजरें अभिमन्यु पर हो जा रही थी जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। मेरा हो गया। शौर्या का पेट फुल भर चुका था तो उसने अब बस कहा और अभिमन्यु उठकर उसके पास आ गया। उसके हाथ में खीर का बोल था जिसमें से उसने एक चम्मच खीर ली और शौर्या के ओठों के पास ले गया। यम्मी। शौर्या को वो खीर बहुत ही पसंद आई। मीठा उसका फेवरेट था जिसे खाकर उसके चेहरे पर की अकसुही और चमक दोनों बढ़ गए। मेरी प्रिंसेस को मीठा बहुत पसंद है, अभिमन्यु ने कहा और सबके तरफ देखा। अभिमन्यु ने उतनी रुई खीर उसे खड़े रहकर ही अपने हाथों से खिलाए और सब उन दोनों को मुस्कुराकर देख रहे थे। खाना कहर उन्होंने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फाइनली संजीव जी अभिमन्यु की तरफ देखकर बोले, अभिमन्यु अब हम हमारी बेटी को उसके अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बेटा कि तुमने हमारी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया। थैंक यू। ये लफ्ज बहुत छोटा है, तुमने जो भी किया उसे हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, बट फिर भी थैंक यू। संजीव जी नम आंखों से हो बोले और अभिमन्यु के दिल में एक टिस्सी उठी। उसने एक नज़र शौर्या को देखा और फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। जाना होगा। शौर्या बुदबुदाए और उसके चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन आ गए। हाँ बच्चों, तुम्हारा अपना घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम अब तुम्हारे घर जाओगी और पूरे हक से वहाँ रहोगी। मृणाल जी की बात सुनकर शौर्या को अच्छा भी लग रहा था और सेम टाइम पर बुरा भी। मैं अभी आए ना जाने शौर्या को क्या सुझा और उसने ये कहा और ऊपर की तरफ भाग गई। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर सब हैरान हो गए और उनकी नजरें अभिमन्यु की तरफ मुड़ गई। मैं देखकर आता हूँ उसे, अभिमन्यु ने कहा और वो भी ऊपर चला गया। वो सीधा उनके कमरे के आ गया था जहाँ शौर्या बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसके आते ही शौर्या की नज़र उस पर गई और वो तेजी से उसके गले लग गई। मैं क्या करूँ मन, मुझे मोम डैड, मेरी फैमिली भी चाहिए और आप भी, मैं अब से दूर नहीं रह सकती। अब क्या करें हम। शौर्या की आवाज भर के आ गई थी और उसकी उन खूबसूरत हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें जमा हो गई। उसके दिल की हालत अभिमन्यु समझ गया और जितना वो उसके जाने के ख्याल से तड़प रहा है वही तड़प शौर्या को भी महसूस हो रही है। ये जानकर अभिमन्यु का दिल सुकून से भर गया। एपिसोड 23 जाना होगा। शौर्या बुदबुदाए और उसके चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन आ गए। हाँ बच्चों, तुम्हारा अपना घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम अब तुम्हारे घर जाओगी और पूरे हक से वहाँ रहूंगी। मृणाल जी की बात सुनकर शौर्या को अच्छा भी लग रहा था और सेम टाइम पर बुरा भी। मैं अभी आए ना जाने शौर्या को क्या सुझा और उसने ये कहा और ऊपर की तरफ भाग गई। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर सब हैरान हो गए और उनकी नजरें अभिमन्यु की तरफ मुड़ गई। मैं देखकर आता हूँ उसे, अभिमन्यु ने कहा और वो भी ऊपर चला गया। वो सीधा उनके कमरे में आ गया था जहाँ शौर्या बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसके आते ही शौर्या की नज़र उस पर गई और वो तेजी से उसके गले लग गई। मैं क्या करूँ मन, मुझे मोम डैड, मेरी फैमिली भी चाहिए और आप भी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। अब क्या करें हम। शौर्या की आवाज भर के आ गई थी और उसकी उन खूबसूरत हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें जमा हो गई। उसके दिल की हालत अभिमन्यु समझ गया और जितना वो उसके जाने के ख्याल से तड़प रहा है वही तड़प शौर्या को भी महसूस हो रही है। ये जानकर अभिमन्यु का दिल सुकून से भर गया। प्रिंसेस, अभिमन्यु ने धीरे से उसे पुकारा और शौर्या उसके आंखों में देखने लग गई। उससे दूर होने की तड़प तो थी ही उसके आंखों में, साथ ही में एक अलग सा सुकून भी था। मन शौर्या ने भी उसका नाम लिया और अगले ही पल अभिमन्यु ने उसके ओठों को पाने गिरफ्त में ले लिया। वो पैशनेटली उसे किस करने लग गया और उसके इस किस में शौर्या भी उसका पूरा साथ देने लग गई। ना जाने कितनी देर उन दोनों के ओठ एक दूसरे में उलझे हुए थे। अभिमन्यु शौर्या के कमर को उसके पीठ पर अपने हाथ घुमा रहा था तो शौर्या भी उसके बालों में अपने हाथ घुमाते ही उसे अपने बेहद करीब खींच रही थी। कम पड़ती सांसों की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो गए और शौर्या उसके सीने पर सर रखकर गहरी गहरी सांसें भरने लग गई। तुम जाओ प्रिंसेस और एक फैमिली के प्यार को महसूस करो, अभिमन्यु ने कहा और शौर्या उससे जरा सा दूर होकर अपने आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखने लग गई। और आपका प्यार, मैं आपके प्यार के बिना भी नहीं रह सकती हूँ, मुझे वो चाहिए, लेकिन साथ ही में आप भी चाहिए। शौर्या ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए जिद करते हुए कहा और अभिमन्यु को वो उस पल बहुत ही मासूम और प्यारी लगी। मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी। अभिमन्यु ने उसके चेहरे को थामा और फिर से उससे स्मूच कर उसके नाक से अपनी नाक लड़ा दी। शौर्या उसके इस हरकत पर मुस्कुरा उठी और उसकी प्यारी सी स्माइल देखकर अभिमन्यु को उस पर और भी प्यार आ गया। वो उससे मिले उस ट्रेजर को सबसे छिपा कर रखना चाहता था और वो ऐसा कर भी सकता था, लेकिन शौर्या जितनी प्यार के लिए तपी थी ना उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो उसे देना चाहता था।
सो उसने अपने दिल को स्ट्रोक किया और उसके माथे पर अपने ओठ टिका दिए। मैंने बुंदेला पैलेस के ठीक सामने वाला पैलेस खरीद लिया है और मैं आज ही वहां शिफ्ट हो रहा हूँ। सो हम जब चाहे तब मिल सकते हैं, बस एक कॉल की दूरी और अगले 2 ही मिनट में मैं तुम्हारे पास तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। और फिर फोन तो है ही ना, हम जब चाहे तब फोन पर भी बात कर सकते हैं। और कुछ ही साल, एक बार तुम 21 साल की हो जाओ, तब मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी कर तुम्हें मिसेस अभिमन्यु बनाकर फिर से हमारे हक के घर में ले आऊंगा और आगे की पूरी जिंदगी में हम साथ रहेंगे, अभिमन्यु ने कहा। और उसकी बात सुनकर शौर्या के ओठों पर की स्माइल बती बती ही चली गई। सच्ची मन आप बेस्ट हो, शौर्या ने उछलकर कहा और उसके ओठों पर अपने ओठ टिकाकर छोटी सी किस कर दी। और तुम किस करने में काफी बुरी, ऐसे किस थोड़ी ना करते हैं, अभिमन्यु ने खुश होकर शरारत से कहा। और शौर्या के गाल जल उठे, उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर कुछ याद आकर उसने उसकी तरफ देखा। मन, शिव भाई और रुद्र भाई क्या हमारे रिश्ते से खुश नहीं है? वो उनका चेहरा। शौर्या अपने दोनों भाई के बिहेवियर को याद करके बोली और अभिमन्यु उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो आप? शौर्या ने पाउट करके उसकी तरफ देखा। बस ऐसे ही, और डोंट वरी, वो दोनों काफी खुश है और ये जो बुंदेला पैलेस के आगे नया पैलेस उन्होंने ही खाली करवाया है और मुझे वो खरीदने का आइडिया भी उन्होंने ही दिया है, अभिमन्यु ने कहा। और फिर शौर्या के गाल खींचकर बोला, और वो जेलेसी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जेलेस होने की आदत पूरे बुंदेला जग को ही है, तुम्हें धीरे धीरे करके पता चल ही जाएगा। अभिमन्यु वैसे तो उसे बहुत कुछ उनके बारे में बताना चाहता था, बट फिर वो रुक गया। क्या ये बेहतर नहीं था कि शौर्या खुद से उसकी फैमिली को समझे, उन्हें जाने? वैसे तो वो तीनों, अभिमन्यु, शिवाय और रुद्राय, भी काफी स्ट्रिक्ट और रिजर्व किस्म के बंदे थे, लेकिन उनकी फैमिली के लिए वो को अलग ही थे, उतने ही प्यारे और केयरिंग। हम शौर्या ने कहा और उसके गले से लग गई। अब नीचे चले, अभिमन्यु ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और उससे सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु उसे लेकर नीचे आ गया जहां सब फिर से यहाँ से वहां घूम रहे थे। मृणाल जी और संजीव जी तो बहुत टेंशन में थे, उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी उन्हें मिलते ही उनसे बिछड़ ना जाए। मम्मा, डैड, शौर्या की आवाज से उन्होंने उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके पास आ गए। क्या हुआ था बेटा, हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो तुम ऐसे ऊपर चली गई? मृणाला जी की आंखें भर के आ गई और उन्हें वैसा देखकर शौर्या को काफी बुरा लग गया। नहीं मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं जाना चाहिए था, बट मम्मा वो। शौर्या को सुझा ही नहीं कि वो क्या कहे और उसमें मासूम सा चेहरा करके उनके तरफ देख, उसके उस चेहरे को देखकर सब पल भर के अंदर ही पिघल गए। तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चा, मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो तुम यहाँ रुक सकती हो, हम इंतजार कर लेंगे तुम्हारा, मृणाल जी ने प्यार से कहा। उनके बेटन में दुख तो था, लेकिन उनके दुख से ज्यादा उन्हें शौर्या की खुशी चाहिए थी। नहीं, मैं आपके साथ आऊंगी मम्मा, चले डैड, शौर्या बोली और वो दोनों खुश हो गए। उन दोनों ने उसे गले से लगा लिया और फिर एक बार अभिमन्यु को थैंक यू बोलकर वो वहां से जाने के लिए निकले। शौर्या भी उससे और फिर पूरे स्टाफ से मिली तो दिन में ही उसे उन सबसे काफी लगाव हो गया था। बाय, शौर्या मुस्कुराकर अभिमन्यु से बोली और नजरों से ही उसने उसे जल्दी से आने के लिए बोल दिया। अभिमन्यु ने भी मुस्कुराकर उसे सी ऑफ किया और शौर्या के वहां से जाते ही उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन फिर से न्यूट्रल हो गए। इतना बुरा मोह करने की जरूरत नहीं है, और कल तो तू आ ही रहा है वहां रहने के लिए, फिर आराम से मिल लेना उससे, शिव ने कहा और उसके कंधे को थपथपाकर वहां से जाने लग गया। हम अब जूली, अभिमन्यु ने हाँ में सर हिलाया और फिर जूली को आवाज देकर बुलाया। शिव, इसे अपने साथ ले जाओ, शी कनौज की शौर्या की मेडिसिन किस तरह से देनी है और शौर्या उसके साथ घुल मिल भी गई है, सो वो वहाँ नॉर्मल फील करेगी, अभिमन्यु ने कहा। और शिव के ओठों पर स्माइल आ गई, उसके बातों में शौर्या के लिए फिक्र महसूस कर वो काफी खुश हो गया। उन दोनों ने भी फिर उससे बाय कहा और जूली को उनके साथ आने का कह दिया। बाहर आते ही शिव ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और रुद्र उसके बाजू में। मृणाल जी और संजीव जी शौर्या के साथ पीछे बैठे हुए थे और उन दोनों ने उसके हाथ पकड़ा हुआ था। कार में बैठे हुए उन सब के ओठों पर बड़ी सी स्माइल थी। मृणाल जी तो लगातार शौर्या से बातें कर रही थी और उसे उनके फैमिली के बारे में बता रही थी। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से गेट से अंदर आ गई और शौर्या की नजरें उस बड़े से पैलेस को देखने लग गई। काफी बड़ा पैलेस था वो, जो लाइट से जगमगा रहा था। गेट से लेकर विला तक का रास्ता बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। जगह जगह अलग अलग पेड़ और फ्लावर्स प्लांट्स लगे हुए थे जो लाइट में चमक रहे थे। बड़ा सा लॉन और फिर फाउंटेन, सब कुछ किसी फेरी टेल की तरह था। मृणाल जी ने उनके इस सपने का घर पिछले कुछ सालों में काफी खूबसूरती से और अपने हाथों से सजाया हुआ था। शिवाय ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया था तब से संजीव जी और मृणाल जी घर पर ही रुके थे।
उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और जरूरी मीटिंग के वक्त ही वो ऑफिस जाते थे। सो फिर क्या उनके पास मौजूद वक्त में वो एक दूसरे का साथ पूरी तरह से जीते थे और जो भी उनकी ख्वाहिश बाकी थी उसे पूरा करते थे। आओ शौर्या। मृणाल जी कार से बाहर आ गई और उन्होंने शौर्या के सामने अपना हाथ कर दिया। शौर्या उनका हाथ पकड़कर ही बाहर आ गई और वहाँ की हर एक चीज देखने लग गई। मेरी बच्ची, बस कुछ पल यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। मृणाल जी ने उसे दरवाजे के आगे खड़ा किया और जल्दी जल्दी अंदर चली गई। उन्होंने स्टाफ से कहकर शौर्या के वेलकम की काफी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने जल्दी से आरती का थाल लिया और शौर्या की आरती उतार दी। साथ ही में उसकी अच्छे से नजर उतार कर उन्होंने एक स्टाफ को बाहर फेंक कर आने को कहा। संजीव जी ने भी अपने जेब में हाथ डाला और सरे की सारी काश निकाल कर शौर्या पर से उंघाल दी और स्टाफ को दे दी। अंदर आ जाओ मेरी बच्ची। मृणाल जी ने उसके आगे हाथ किया और उनका हाथ थाम कर ही शौर्या ने घर में कदम रखा। काफी बड़ा विला था वो और उतना ही खूबसूरत भी। वह की हर एक चीज काफी आईशाना और महंगी थी। शौर्या की नजरें उस घर के हर एक कोने को देख रही थी तो वही पूरे स्टाफ की नजरें उस पर थी। शौर्या थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने एक ब्लू कलर की क्यूट से डंगरी पहनी हुई थी। उसके बाल हाई पोनी में बंधे हुए थे और उसके कमर के नीचे तक आ रहे थे। कान के छोटे छोटे डायमंड, हाथ में डायमंड वॉच और पैर में क्यूट से स्नीकर्स। उसके गोरे पैर में बंधा हुआ वो कला धागा भी बहुत ही जच रहा था उसे। बट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थे उसकी वो ग्रीनिश कैट आइज और वो छोटे छोटे गुलाबी ओठ। किसी की भी नजरें नहीं हट रही थी उस पर से। स्टाफ, हमारी प्रिंसेस आए है घर पर, क्या तुम सब उसका वेलकम नहीं करोगे? मृणाल जी ने कहा और वो सब होश में आ गए। उनमें से सभी स्टाफ की हेड आगे आ गई और उसने उसके हाथ में का प्यारा सा बुके शौर्या को दिया। वेलकम मिस, आप बहुत ही खूबसूरत है। हेड स्टाफ निकिता ने शौर्या की तारीफ की और शौर्या ने मुस्कुराकर उसके तरफ देखा। मृणाल जी ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट स्टाफ से मिलवाया और फिर निकिता की तरफ देख कुछ इशारा किया। यस मैडम, सब अरेंज हो गया है, आप प्लीज सब गार्डन में आ जाए, निकिता ने कहा और मृणाल जी खुश हो गई। शौर्या बेटा, तुम्हारे बारे में हमें इतने अचानक से पता चला कि हम तुम्हारे वेलकम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बट आई प्रोमिस, हम तुम्हारे वेलकम के लिए बड़ी सी पार्टी होस्ट करेंगे और पूरे दुनिया को बता देंगे कि तुम बुंदेला जकी प्रिंसेस हो। बट आज मैंने और तुम्हारे डैड ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन अरेंज किया है, कम हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। मृणाल जी प्यार से बोली और शौर्या का हाथ थाम कर उसे ले जाने लगी। मेरे बिना जाओगे आप सब? एक गुस्से से भरी हुई आवाज वहाँ आ गई और सबकी नजरें उस तरह चली गई। एपिसोड 24। स्टाफ, हमारी प्रिंसेस आए है घर पर, क्या तुम सब उसका वेलकम नहीं करोगे? मृणाल जी ने कहा और वो सब होश में आ गए। उनमें से सभी स्टाफ की हेड आगे आ गई और उसने उसके हाथ में का प्यारा सा बुके शौर्या को दिया। वेलकम मिस, आप बहुत ही खूबसूरत है। हेड स्टाफ निकिता ने शौर्या की तारीफ की और शौर्या ने मुस्कुराकर उसके तरफ देखा। मृणाल जी ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट स्टाफ से मिलवाया और फिर निकिता की तरफ देख कुछ इशारा किया। यस मैडम, सब अरेंज हो गया है, आप प्लीज सब गार्डन में आ जाए, निकिता ने कहा और मृणाल जी खुश हो गई। शौर्या बेटा, तुम्हारे बारे में हमें इतने अचानक से पता चला कि हम तुम्हारे वेलकम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बट आई प्रोमिस, हम तुम्हारे वेलकम के लिए बड़ी सी पार्टी होस्ट करेंगे और पूरे दुनिया को बता देंगे कि तुम बुंदेला जकी प्रिंसेस हो। बट आज मैंने और तुम्हारे डैड ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन अरेंज किया है, कम हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। मृणाल जी प्यार से बोली और शौर्या का हाथ थाम कर उसे ले जाने लगी। मेरे बिना जाओगे आप सब? एक गुस्से से भरी हुई आवाज वहां आ गई और सबकी नजरें उस तरफ चली गई। शौर्या ने भी उस तरफ देखा और पाया कि उसके सामने लगभग 23/24 साल का एक लड़का खड़ा था जिसकी आंखें उसी के आंखों की तरह ग्रीन थी और उसके फीचर्स काफी हैंडसम थे। वे ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शिवाय और रुद्राय से भी ज्यादा हैंडसम था और उनसे ज्यादा फिट भी किसी बॉडी बिल्डर की तरह था वो, जिसके चेहरे पर के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर शौर्या एक पल हैरान ही हो गई। बॉस, आपके ये भाई भले ही उम्र में आपके दोनों बड़े भाइयों से छोटे हो, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि बिग बॉस का भी अंडरवर्ल्ड में इतना नहीं चलता होगा जितना इनका चलता है। ब्लैक पैंथर गैंग जो माफिया वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर है उसे लीड करता है ओमकारा बुंदेला, चिका ने इन्फॉर्म किया और शौर्या को समझ नहीं आया कि उसकी इस बात पर वो क्या रिएक्ट करे। मॉम डैड, ओमकारा उन्हें आवाज देते हुए ही उनके पास आ गया और एक नज़र उन्हें देखकर वो शौर्या को देखने लग गया। क्या ये सच में मेरी बहन है? कहते ही ओमकारा की आवाज काफी सॉफ्ट थी और प्यार से भरी हुई भी और शौर्या को उससे काफी पॉजिटिव वाइब्स आ गई। उसके ओठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और अगले ही पल ओमकारा ने उसके सर पर हाथ रख दिया। मेरी बहना। ओमकारा की आंखें नम थी और उसे ऐसे देखकर मृणाल जी और संजीव जी की भी आंखें भर के आ गई। ओमकारा उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था और वो काफी शरारती और मस्तीखोर भी था। भले ही बुंदेला सकी कोई बेटी ना हो,
बट मृणाल जी के भाई की बेटी थी और वो ओमकारा से 1 साल ही छोटी थी। मृणाल जी का दर्द कम करने के लिए उनका भाई उनके उस बेटी कृति को ज्यादातर यही उनके पास ही रखता था और उसी वजह से ओमकारा की और उसकी बहुत अच्छी बनती थी। वो दोनों भाई बहन होने के साथ साथ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। एक दूसरे के बिना उनका कुछ नहीं होता था। ऐसे ही जब वो उसके मोम डैड से मिलने गई थी तब उनके भाई के किसी दुश्मन ने उसके आर में बॉम्ब फिट किया और उस ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई। उस एक हादसे में सिर्फ वो ही नहीं दूर हुई थी बल्कि ओमकारा भी सबसे दूर हो गया था और उसके मौत का बदला लेने के लिए उसने खुद की माफिया गैंग बनाई थी। कुछ ही दिनों में उसने उनके उन सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया जिसके वजह से उसकी बहन उन्हें छोड़कर गई थी। बट उसके बाद भी वो उस एक हादसे से उभरा ही नहीं और सबसे दूर दूर रहने लग गया। भाई शौर्य ने प्यार से उसे पुकारा। जब उसने सबकी नम आंखें देखी और ओम के उन 2 लफ्जों में का दर्द महसूस हुआ तब चिका ने भी उसे ये बात बता दी और शौर्य की आंखें भी बहर के आ गई। कैन आई हग यू? ओम ने किसी तरह से कहा और शौर्य उसके गले से लग गई। ओमकारा के आंखों से आंसू बहने लग गए और उसने प्यार से उसके छोटी सी बहन के सर पर ओट टिका दिए। उसकी ये छोटी बहन बिल्कुल उसकी दूसरी बहन कृति की तरह ही थोड़ी बहुत दिखती थी, स्पेशली उसकी आंखें। कृति और उसका ज्यादा इसलिए जमता था कि उन दोनों की आंखें भी ग्रीन थी और अब शौर्य की भी आंखें। हालांकि शौर्य की आंखें उन दोनों की आंखों से ज्यादा खूबसूरत थी, बट उन्हें देखकर उसे उसी की याद आ गई। और सुबह जब रूथ ने उसे ये बताया कि उनकी असली बहन के बारे में कोई लीड मिली है और तुरंत यहाँ आने के लिए निकल गया। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो गया था, ओमकारा ने धीरे से कहा और उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आ गए। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, और तुमने इसी चक्कर में हमारे बहन को कितना टाइटली गले लगा लिया, शिव ने उसे घुरकर देखते हुए कहा और ओम ने अपनी नजरें घुमा ली। तुम्हें लगी तो नहीं ना शौर्य? वो क्या है ना, कोई जिम में ज्यादा मेहनत करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है और खुद की टिस मार खान समझने लगा है, कहीं इसी वजह से उसने तुम्हें चोट तो नहीं ना पहुंचा दी? रूथ ने भी शौर्य को अपने पास लेकर उसका सॉफ्ट हाथ अपने हाथों में लेकर सवाल किया और ओम उसे घूरकर देखने लग गया। तुम भी उसे तकलीफ दे रहे हो, देखो कितने टाइटली हाथ पकड़ा है तुमने उसका, शिव ने कहकर उसका हाथ शौर्य के हाथों से छुड़ा लिया और खुद अपने हाथों में उसका हाथ ले लिया। ओमकारा ने उन दोनों को देखकर अपनी सांस छोड़ दी। हाय रे उसके बड़े भाई और उनकी जेलेसी, वो कृति को भी ऐसे ही उससे छीनने की कोशिश करते थे, बट कृति हमेशा उसके साथ ही रहती थी। प्रिंसेस, तुम इन दोनों की तरफ ध्यान मत दो, चलो हम सेलिब्रेशन करने चलते हैं, और तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाए हैं, तुम देखना चाहूंगी उसे? 1 मिनट। हाँ, ओमकारा ने शिवाय के हाथों से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और 4 कदम उन दोनों से दूर जाकर उसने फोन पर से किसी को मैसेज भेजा। गिफ्ट्स? हमें भी लाने चाहिए थे हमारी बहन के लिए गिफ्ट्स। शिट, में भूल कैसे गया। सेम थिंग उन दोनों के दिमाग में चल रहे थे और उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। संजीव जी भी कहीं ना कहीं उसी सोच में थे और कुछ याद आकर उन्होंने मृणाल जी की तरफ देखा। सोचना भी मत, वो सिर्फ मैंने ही मेरी बेटी के लिए खरीदे हैं, आपको याद रखना चाहिए था संजीव गिफ्ट्स के बारे में। मैं मेरे गिफ्ट्स को आपका नाम बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, मृणाल जी ने साफ साफ मन कर दिया और वो मुंह लटका कर उनके बड़े दोनों बेटों की तरफ आ गए। अगले ही पल उनकी नजरें डोर से आते हुए कुछ लगभग 15-20 लोगों पर गई, जो अपने साथ न जाने क्या क्या लेकर आए थे, और जैसे जैसे वो उन सामना को देख रहे थे वैसे वैसे उन तीनों की और उनके साथ साथ मृणाल जी की भी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। प्रिंसेस, ये सब तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला ना, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं ला पाया, ओम ने कहा और शौर्य बड़ी बड़ी आंखों से उन सारी चीजों की तरफ देखने लग गई। क्या ये कम है? शौर्य के ओठों से हैरानी से ये सवाल निकला और ओम ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल, ये बहुत कम है, ओमकारा बुंदेला की बहन इससे भी ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती है, ओमकारा ने कहा और शौर्य के ओठों पर उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन देखकर स्माइल आ गई। देखो ना इसे और बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद आया है और क्या नहीं आया है, मैं तुम्हारे लिए और भी मंगवा लूंगा। ओमकारा उसे आगे लेकर गया और शौर्य वो सारी चीजें देखने लग गई जिसकी डिटेल चिका उसे दे रही थी। वहाँ कम से कम 200 से भी ज्यादा ब्रांडेड ड्रेस थे, जिसमें गाउन्स, डेली रूटीन के कपड़े, पार्टी वेयर, ट्रेडिशनल और हर एक तरह के ड्रेसेस थे। कम से कम 100 पेयर के शूज, सैंडल्स, स्लाइडर्स, हिल्स और भी बहुत कुछ था, मैचिंग पर्स, एक्सेसरी एंड व्हाट नॉट। ओमकारा भले की माफिया में हो, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी खुद की एक डिजाइनिंग कंपनी भी थी जो एक टॉप ब्रांड था। ओमकारा ने उसी के ब्रांड के सारे कपड़े जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए थे, वो पूरा के पूरा स्लॉट ही उठाकर शौर्य के लिए लेकर आ गया था।
और उसके स्टाफ को ये वार्न भी कर दिया था कि अब वो डिजाइन्स लॉन्च नहीं होंगी। जो चीज़ उसके बहन के पास है वैसी ही सेम चीज़ वो दूसरे किसी के पास देखना भी नहीं चाहता था। ये बहुत ज़्यादा है भाई, और बहुत खूबसूरत भी, थैंक यू। शौर्या सच में खुश हो गई थी उसे देखकर। अभिमन्यु ने भी उसके लिए ऐसी कई सारी चीज़ें खरीदी थी और वो भी बहुत अच्छी थी। बट जिस तरह से ओमकारा ने उसे सरप्राइज दिया था वैसे सरप्राइज अभिमन्यु ने नहीं दिया था। उस वक्त के हालत ही वैसे ही थे। वो बेहोश थी और उसके होश में आने से पहले ही अभिमन्यु ने उसके लिए सब कुछ अरेंज करके उसका वार्डरोब सेट भी कर दिया था। शौर्या ने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था, उसके बाद तो जूली ही उसकी ज़रूरत का पूरा सामान उसे दे देती थी। सो वो इतना उसके लिए सरप्राइज नहीं हुई थी। और वैसे भी अभिमन्यु और उसके साथ के अलावा उसे दूसरा कुछ देख ने इंटरेस्ट भी नहीं था। बट अब उसे एक सरप्राइज मिला था और वो भी इतना अच्छा, और ऊपर से उसके बही के वो प्यार भरे लफ्ज, वो खुश कैसे ना होती। शौर्या उसके गले लग गई और यहाँ शिवाय और रुद्राई की जेलेसी और भी बढ़ गई। वो पहले मिले थे उनकी बहन से और उन्होंने अब तक उसे एक बार भी ठीक से गले नहीं लगाया था। अखी वो इनकम्फर्टेबल फील ना करे इस वजह से वो अपने एक्शन पर ध्यान दे रहे थे। और यहाँ उनका छोटा भाई उनके बाद में आकार उनकी बहन को उनसे चुरा कर ले भी गया था। शौर्या, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट्स मंगवाए हैं, वेट वो आते ही होंगे, मृणाल जी ने कहा। उन्हें अभी अभी मैसेज मिला था कि उनकी ऑर्डर आ गई है और कुछ ही देर में फिर एक बार काफ़ी सारे ड्रेसेस, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें लेकर वहाँ स्टाफ आ गया। वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी और टॉप ब्रांड की ही थी। उनके फैमिली से मिलता इतना सारा प्यार देखकर शौर्या मृणाल जी के भी गले लग गई और यहाँ बाकी तीनों का चेहरा काफ़ी उतर गया। शिवाय और रुद्राय ने उनके बहन के वेलकम के लिए गिफ्ट्स मंगवाए थे बट वो कल आने वाले थे। वो बाकी सारी चीज़ें ही देख रहे थे और उन्होंने सोचा था कि वो कल आराम से उनकी बहन को गिफ्ट्स दे देंगे। बट यहाँ ओमकारा ने और उसके बाद मृणाल जी ने बाजी मार दी। कहाँ मर रहे हो तुम सागर? शिवाय ने गुस्से से उसके असिस्टेंट को मैसेज भेजा। ओमकारा ने जब गिफ्ट्स का जिक्र किया था तब उसने भी सागर से कहकर उसके अरेंज किए हुए गिफ्ट्स लाने के लिए बोल दिए थे और सागर ने अपने माथे का पसीना साफ करके कार की स्पीड बढ़ा दी। प्रवीण, 10 मिनट में तुम बुंदेला पैलेस नहीं आए तो समझ जाना कि आज का दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन है। रूथ ने भी उसके असिस्टेंट को मैसेज भेजा और उसने भी उसके कार की स्पीड बढ़ा दी। संजीव जी ने भी उनके लॉयर को कॉल कर दिया था और वो भी कुछ ही मिनट्स में वहां आने वाला था। ठीक 15 मिनट्स बाद एक के बाद एक कार बुंदेला पैलेस में एंटर हुई और सबकी नजरें एंट्रेंस से आते हुए लोगों पर गई और फिर उनके साथ आए हुए चीज़ों पर। शिव उनका फैमिली बिजनेस संभालता था और उसी के साथ साथ उसने उसके खुद का डायमंड्स और ज्वेलरी का बिजनेस भी था जिस पर सिर्फ उसका ही हक था। उसी में से उसने शौर्या के लिए या एक से बढ़कर एक डायमंड, प्लेटिनियम और भी महंगी ज्वेलरी के रेयर पीस मंगवाए थे। रूथ ने उसके नाम पर उसके अपनी मेहनत से खरीदे हुए 3 फ्लैट और एक अनलिमिटेड लिमिट का कार्ड दे दिया था जिससे शौर्या जो चाहे वो खरीद सकती थी। वही संजीव जी ने कुछ विला और उनकी कंपनीज में से कुछ कंपनी उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी थी और एक साथ इतना सब कुछ इतना मिलने के बाद तो शौर्या हैरान ही हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, आपको मिलियनियर नहीं आप तो बिलियनियर बन गई। चिका ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और शौर्या टकटकी लगाए हुए उसकी फैमिली की तरफ देखने लग गई। ये तो बस शुरुआत में बेटा, आप इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है। आपके मामा और बाकी सब तो देखिए अब के लिए क्या क्या करेंगे, बट उनके आने से पहले हम तुम्हारे आने का सेलिब्रेशन करते हैं। चलो, मृणाल जी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर से गार्डन में लेकर जाने लग गई। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।